हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि 2021 के जो स्पेशल बैक पेपर है उसमें एक अप्लाइड मैथ्स थर्ड का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 अवकल समीकरण के अनुप्रयोग, जिससे आज तक कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है वो इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो वैसे तो इस चैप्टर के अंदर कई सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन जो जिससे क्वेश्चन पूछा गया मैं वो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ और फिर वो क्वेश्चन बता दूँगा जो क्वेश्चन बोर्ड में आया है। तो इस क्वेश्चन को और इस कंसेप्ट को आप प्रिपेयर कर लें और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी इससे पूछ दिया जाए। तो जो कंसेप्ट है वो है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ती है, तो उसका कंसेप्ट जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच करता है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, इसीलिए उसको हम अवकल समीकरण के अनुप्रयोग में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया सपोज़ करिए किसी समय t पर हमारे पास समय t है, पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लें और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो मान लिया सपोज़ करिए t टाइम पे अगर किसी देश की जनसंख्या, किसी देश है या कोई कॉलोनी है, ठीक है ना, उसकी जनसंख्या अगर y है, समय t पर अगर जनसंख्या y है, तो आप बताइए मुझे कि जनसंख्या की वृद्धि दर, अगर हम कहें वृद्धि दर का मतलब क्या होगा, तो इसके लिए देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या में चेंज, यानी कि dy, ये जनसंख्या में चेंज को डिनोट कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने टाइम में चेंज अगर किया तो जनसंख्या में कितना चेंज हो रहा है, तो ये dy/dt जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी आपकी। ये बात आप ध्यान दें। अब जो मेन कंसेप्ट वो है कि ये जो वृद्धि दर होती है यह देखा जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि ये देखा जाता है कि जो ये वृद्धि दर होती है, ठीक है ना, ये वृद्धि दर जो जनसंख्या की होती है वो जितने उस टाइम पे जनसंख्या है यानी कि y, उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितने पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से तो उसकी ग्रोथ रेट होगी। अगर किसी देश में ज़्यादा स्त्री पुरुष होंगे तो ज़्यादा स्त्री पुरुष होने की वजह से जो है वो ज़्यादा उनके जो है वो बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि वृद्धि दर जो है वो किसी देश की जनसंख्या की ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब यहाँ से जो कंसेप्ट बनेगा वो आपका बनेगा dy/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि आप अगर इज इक्वल टू लगा दें तो आप फिज़िक्स में पढ़ते ही हैं कि dy/dt इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक आपको अब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक तैयार होती है जो कही जाएगी कि जनसंख्या वृद्धि दर के लिए ये हमारी अवकल समीकरण बनी। अब इस अवकल समीकरण का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो किसी भी टाइम पे जनसंख्या निकाल सकते हैं इससे। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो उस केस में हम y, अगर मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। कहने का मतलब है किसी समय पे कितनी जनसंख्या है ये मिल जाएगी। तो अब हम आपसे अगर क्वेश्चन करें कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो उसके लिए हमें y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो समस्याएं यहाँ पे क्या है, समस्या नंबर 1 ये है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करके आप y इज़ इक्वल टू ft लाना चाहोगे तो उस टाइम पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है। एक तो आपका ये c सॉल्व करना पड़ेगा, और दूसरी बात इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो आपको निकालना पड़ता है। तो ये दो कांस्टेंट जो हैं k और c, इन दोनों को निकालने के लिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी। तो उन बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके जो है वो फिर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ आपको इन जनरल। सपोज़ करिए जनसंख्या जो मेथड होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का उसे समझ लीजिए, फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इसके ऊपर तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन यही फॉर्म कर दी, डायरेक्टली dy/dt जनसंख्या वृद्धि की दर जो है जनसंख्या के ही समानुपाती होती है, तो इससे आपने dy/dt इज़ इक्वल टू ky, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, y एक तरफ ले लीजिए, यानी कि 1/y dy इज़ इक्वल टू k इंटू dt। अब क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो ये देखिए इंटीग्रेशन कर दिया हमने, k कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, यहाँ पर आपका log y हो गया,
यहाँ पे आप k इंटू टी, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब एक बाउंड्री कंडीशन लगा के, पहली बाउंड्री कंडीशन लगा करके आप क्या करोगे, इस c की वैल्यू निकालोगे और वो जो c जो भी आएगा वो c वापस ले जाके यहाँ पे रख दोगे। तो इससे तो आपका इक्वेशन आ जाएगी log y इज इक्वल टू समथिंग k की फॉर्म में आ जाएगी। अब इस k को भी निकालने के लिए एक कंडीशन और दी होगी, तो उस k की कंडीशन को जो है वो रख करके, मतलब जो k की निकालने के लिए कंडीशन दी उसको रख करके फिर आप k को निकालोगे, और k को निकालने के बाद तब आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास c रखने के बाद जो इक्वेशन आएगी ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t तो आया है, लेकिन इसके अंदर k अभी प्रॉब्लम करेगा आपका। तो आपको k निकालने के लिए जो है एक बार और एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, और जब फाइनली k आ जाएगा फिर आप चाहे जितने टाइम पे निकालना चाहते हो वो चीज़ आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये प्रोसीजर आप अभी थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से, और फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूँ, तब उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आया है ये 2021 में आया है, और क्वेश्चन है किसी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो यह कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं दी है, ये आपको 25 वर्षों में दुगना यानी कि प्रारंभ में कुछ था उसका दुगना हो गया, और कितने वर्षों में तिगुना यानी कि 3 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। स्टार्टिंग की चीज़ नहीं दी है, तो आप ध्यान रखिए स्टार्टिंग की चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कॉन्स्टेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको उस बाउंड्री कंडीशन की आप हेल्प ले पाएँ। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 25 वर्षों में दुगनी हो जा रही है और कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, ये तो बात की बातें हैं। पहले हम स्टार्टिंग में कितनी जनसंख्या है वो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो माना प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब समझ लीजिए आप, तो प्रारंभ में इसका मतलब t इज़ इक्वल टू 0 जब था, तो जनसंख्या जो थी वो आपकी सपोज़ करिए x थी, ठीक है। तो आप ये कंसिडर कर लीजिए प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर जनसंख्या आपकी x थी, तथा t समय पर जनसंख्या जो है आपकी जनरल मान लीजिए आप, ये जो है आपकी y है। तो मैं बता दूं यहाँ पे x भले ही मैंने ये मान लिया है, लेकिन यहाँ पे ये x कांस्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक वेरिएबल नहीं है। आपका टाइम वेरी कर रहा है और जनसंख्या वेरी कर रही है, यानी कि y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। आपको किसी तरह से y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, कौन सा वो फंक्शन है वो पता करना है, उनके बीच में एक इक्वेशन पता करनी है आपको। और ये बाउंड्री कंडीशन हमने अपने आप एज्यूम कर ली है, क्योंकि हर बार देखिए 25 वर्षों में दुगना हो रहा है, कितने वर्षों में तिगुना हो रहा है, तो प्रारंभ में जो रहेगा उसी का दिगुना होगा, 2x हो जाएगा, उसी का 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा। तो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो आपको माननी पड़ेगी, यही आपकी बाउंड्री कंडीशन बनेगी, और यही आपकी जो है वो दोनों कॉन्स्टेंट्स निकालने में हेल्प करेगी। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्या जो है वृद्धि की दर यहाँ पर जो है वो कैसे निकलेगी, तो आप देखिए जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो आपकी dy/dt हो जाती है। अगर वह t समय पर y है जनसंख्या, तो dy/dt मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है, dy/dt जनसंख्या वृद्धि की दर होगी, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये जितनी इस टाइम पे जनसंख्या है t टाइम पे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो रूल है, इसको तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब क्या तरीका है, dy/dt इज़ इक्वल टू ky हो जाएगा, कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, dy के साथ आप y ले लीजिए, तो 1/y dy इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपका k dt, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका इधर इंटीग्रल 1/y dy इज़ इक्वल टू इंटीग्रल k dt एंड प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा हाथ के हाथ। अब मैं इस पेपर को थोड़ा ऊपर खिसका रहा हूँ। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको ये आपका log y हो जाएगा, इधर आपका k इंटू टी और प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन आप यूज़ करिए। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देखिए क्या थी, जब जनसंख्या x थी तो टाइम 0 था, यानी कि t इक्वल टू 0 पे जनसंख्या x थी। तो ये हम कंडीशन अगर यहाँ पे पुट कर दें, एट t इज़ इक्वल टू 0 मेरे पास y जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, x थी। आप ध्यान दे लीजिए, t इक्वल टू 0 पे जनसंख्या y की वैल्यू x थी, तो वही मैंने लिख दिया, t इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू x। तो इसमें आप पुट कर दीजिए इस चीज़ को, तो t की वैल्यू 0 यहाँ डाल दीजिए, तो ये k इंटू 0 प्लस c, और इधर y की जगह आप x डाल दीजिए, तो log x हो गया, यानी कि c इज़ इक्वल टू log x आ गया। ये c कांस्टेंट आपका पुट हो जाएगा जा करके यहाँ पे। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। आपकी एक समस्या तो सॉल्व हुई है c, लेकिन अभी k वाली समस्या ख़त्म नहीं हुई है, ये कांस्टेंट अभी नहीं पता है आपको। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग c इन फर्स्ट
तो ये मेरे पास बन जाएगा जा कर के क्या, देखिए log y इज़ इक्वल टू के टी प्लस log x, ये कंडीशन बनती है। यहाँ से अगर मैं के टी इज़ इक्वल टू निकालूँ तो ये हो जाएगा log y माइनस log x। यहाँ से अगर मैं t इज़ इक्वल टू कर दूँ तो ये 1/k तो इधर चला जाएगा एंड log समथिंग माइनस समथिंग यानी कि log y बाई x हो जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो वो इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी ध्यान रख सकता है। ये हमारा प्रारंभिक जनसंख्या और अंतिम जनसंख्या के बीच में संबंध है। और अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ ध्यान हो पुराना, तो इक्वेशन का जो रेट होता है किसी अभिक्रिया का रेट, यानी कि उसके अभिक्रिया का वेग जो होता है, वो भी इसी तरह से कुछ इक्वेशन निकलती है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये एक इक्वेशन आ गई है जिसमें कि अभी देखिए समस्या क्या है हमारी के। इस के को निकालने के लिए देखिए कंडीशन क्या दी है कि जनसंख्या 25 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, उससे आपका के निकलेगा। और कितने वर्षों में 3 गुनी, जब आपका के निकल आएगा तब तो फिर समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। तो उस केस में जो है वो फिर कितना भी टाइम हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास कंडीशन दी है कि कितने 25 वर्षों में दुगनी जनसंख्या हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ जा कर के एट टी इज़ इक्वल टू 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो जनसंख्या है y इज़ इक्वल टू वो डबल हो जा रही है, यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या का x का डबल हो जा रही है। तो इसको अगर हम पुट कर दें सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकेंड, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू, टी की वैल्यू जो हम रख देंगे, ये देखिए 25 डाल दी, इज़ इक्वल टू 1/k एंड log y की वैल्यू 2x अपॉन और x, तो आपका x पड़ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से 25 इज़ इक्वल टू 1/k log ऑफ 2 आ गया, यानी कि यहाँ से k अगर आप निकाल दें तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो 1/25 log 2। तो कहने का मतलब है आपके पास k की वैल्यू जो है वो आ गई है k 1/25 log 2। इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो मेरे पास टाइम की एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें केवल हमें y बचता है। x के रेस्पेक्ट में y जितना होगा उसके हिसाब से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये k की वैल्यू जो है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो हम इस k की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में डालने जा रहे हैं। तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/k की जगह डालेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, log 2 नीचे आ जाएगा, और ये आपका जो है वो log ऑफ y बाई x, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको इस इक्वेशन से क्या पता करना है, वो जो भी पता करना है, आपको पता करना है कि y जो है आपका 3 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, टाइम निकाल सकते हैं आप। तो देखिए नाउ अब मुझे क्या करना है, टाइम चाहिए है y इज़ इक्वल टू 3x पे, समय कितना होगा, ठीक है ना, जनसंख्या 3 गुना होने में कितना समय होगा। तो एट y इज़ इक्वल टू 3x, तो टाइम कितना होगा मेरा 25 अपॉन log 2 एंड log ऑफ 3x अपॉन x। ये मैंने जनसंख्या 3 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, तो वो टाइम इससे निकल आएगा। आपने ये x काट दिया और ये हो जाएगा 25 log 3 ऊपर log 2 नीचे, तो ये आपका टाइम इतना, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन जो है वो है तो आसान, लेकिन अगर आपने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो वैसे तो ये कोई सोचता है इसको 25 वर्ष में दुगना हो जाएगा तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अगर इन जनरल हम किसी को क्वेश्चन देते तो वो यही सोचता रहेगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। लेकिन अब आपको पता है कि ये आप क्वेश्चन को जो है वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो यही क्वेश्चन जो है मुझे बताना था, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा किया नहीं जाता है, क्योंकि इससे आज तक पेपर में नहीं आया था, लेकिन अब इससे क्वेश्चन आ चुका है तो अब आगे से ये भी चैप्टर कराया जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए अच्छा हुआ कि ये पहले आ गया क्वेश्चन, आपकी नज़र में आ गया। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।